हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम ब्यूरोक्रेसी मीनिंग एंड इट्स रोल, नौकरशाही अर्थ एवं भूमिका, इस विषय को डिस्कस करेंगे। नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति, यानी पहले हम ब्यूरोक्रेसी, जो ये वर्ड है, शब्द है नौकरशाही, इसको जानेंगे ये क्या है और कब इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो फर्स्ट टाइम ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही शब्द का प्रयोग 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉर्ने ने किया। अ, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद है। अब ब्यूरोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया? ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच भाषा के ब्यूरो से आया। ब्यूरो प्लस क्रेसी, यानी ब्यूरो का मतलब माना जाता है डेस्क या मेज, और क्रेसी यानी शासन। यानी ये वो शासन माना गया जब डेस्क या मेज पर जो लोग बैठकर कार्य करते थे, जो अधिकारी तंत्र कार्य करता था, उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाने लगा। उस शासन को नौकरशाही माना जाने लगा। कालांतर में इसका रूप परिवर्तन भी हुआ। हालांकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत पुरानी प्रथा है, यानी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन संगठित रूप में आधुनिक अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उसका अर्थ विभाग या संभाग, उपसंभाग, इनसे भी लिया जाने लगा, जहाँ अधिकारी तंत्र, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। यानी कि जो भी जन नीतियाँ बनाती है सरकार, उसको चलाने के लिए जो एक प्रशासनिक तंत्र है, अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों तक, वो समूह नौकरशाही के रूप में हम उसे देखते हैं, उस समूह को। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि लोक सेवा और नौकरशाही क्या एक ही चीज़ है? सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी एक ही चीज़ है? तो हम हालांकि व्यवहारिक रूप में इन्हें एक ही माना जाता है, नौकरशाही और लोक सेवा को। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एक व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया शब्द भी माना जा सकता है, क्योंकि जब लोक सेवा में किसी प्रकार की अकार्यकुशलता, मानवीयता या फिर लाल फीताशाही, जटिलता या किसी तरह की धीमापन देखा जाता है, तो उसे नौकरशाही की संज्ञा दी जाने लगी। जैसे हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं वैल्यू एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है मूल्य और कीमत में, लेकिन इसमें एक तकनीकी अंतर है। तो वही लोक सेवा और नौकरशाही में भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नौकरशाही का अर्थ क्या है। आप देखेंगे अलग अलग परिभाषाएं दी हैं अलग अलग विद्वानों ने। इन परिभाषाओं में आप इनकी नौकरशाही की विशेषताओं को देख सकते हैं कि नौकरशाही क्या है। जैसे हरमन फाइनर ने कहा, नौकरशाही अधिकारियों की एक पेशेवर इकाई है जो स्थायी, वेतनभोगी और कुशल होते हैं। यहाँ इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, पेशेवर यानी प्रोफेशनल यूनिट है ये एक, यानी प्रशिक्षण प्राप्त है, स्थायी है यानी परमानेंट है, वेतन मिलता है इनको, और एफिशिएंट होते हैं। कार्ल फ्रेडरिक ने क्या कहा, नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण और उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पर और एक फीचर इसका क्लियर होता है फ्रेडरिक की डेफिनेशन में, कि हायरार्की है यानी पद सोपान है, प्रशासन तंत्र है जो पूरा, उसमें पद सोपान है, उच्च पायदान से निचले पायदान तक, कार्यों का विशेषीकरण है यानी स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त हैं यानी केपेबल हैं, और इन पदों पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैक्स वेबर, इन्होंने कभी ब्यूरोक्रेसी को क्लियरली डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा, तर्कसंगत और विवेकशील व्यवस्था माना, यानी कि लीगल रैशनल भी इन्होंने माना, और एक तर्कसंगत आदर्श प्रकार का रूप बताया, यानी आइडल मॉडल ब्यूरोक्रेसी को बताया कि ब्यूरोक्रेसी ही एक ऐसी संस्था है जो एक कुशल प्रशासन दे सकती है। ये मैक्स वेबर का विचार था। पॉल एच एपलबी ने क्या कहा, नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल हैं, कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है, जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करती है। यानी यहाँ पर भी यही बात कही गई कि ये प्रोफेशनल एफिशिएंट लोगों का एक समूह है जो हायरार्किकल वे में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, जो निष्पक्ष, बिना पक्षपात किए राज्य का कार्य यानी सरकार की नीतियों को
क्रियान्वित करते हैं। तो नौकरशाही की जो मेन फीचर्स हैं वो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये डेफिनेशंस दी गई। अब नौकरशाही का एक समझने लायक बात ये भी है कि किसी भी देश की विकास की योजनाएं हों या अन्य किसी भी प्रकार की योजनाएं हों, उनके निष्पादन के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम प्रशासन भी कहते हैं। तो प्रशासन में हर तरह का क्षेत्र है। आप अगर देखें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अलग अलग जनता की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों तक एक तंत्र बना हुआ है, एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को ही हम नौकरशाही कहते हैं या लोक सेवा कहते हैं, जो इनमें तकनीकी अंतर है थोड़ा। तो किसी भी देश की योजनाओं को निष्पादन के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो मैन पावर है, यानी कि मानव शक्ति है। नेक्स्ट आता है नौकरशाही के उदय के क्या कारण रहे। आप देखें नौकरशाही जो है वो प्राचीन काल से है। आप प्राचीन मिस्र में, रोम में, चाइना में इस तरह की एक संस्था का जगह जगह जिक्र पढ़ते हैं किताबों में। लेकिन वो रूप थोड़ा आज के आधुनिक रूप से अलग था। आज मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है और उस टाइम पर इस तरह का रूप नहीं देखा जाता था। एक चीज़ और है, नौकरशाही में जो देश का पॉलिटिकल गवर्नेंस जिस तरीके की है उसी तरह की नौकरशाही पाई जाती है। मान लीजिए तानाशाह देश है था कोई पुराने समय में, तो वहाँ नौकरशाही भी उसी तरह की पाई जाती थी। हिटलर के समय में उसके जो शासक थे वो उसी के कार्य को पूरा करते थे, ना कि जनता की आवश्यकताओं को। फिर अगर प्रजातंत्र या लोकतंत्र में देखें, जिस प्रकार हमारे देश में इंडिया में है या आप देखें यूएसए में है, तो वहाँ नौकरशाही का ये रूप पाया जाएगा जो जन कल्याण के कार्य करते हैं। तो इस तरह कालांतर में रूप परिवर्तन हुआ। तो हम ये देखेंगे कि नौकरशाही के उदय के क्या कारण रहे। औद्योगिक क्रांति, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म, जनसंख्या वृद्धि, जटिल प्रशासनिक समस्याएं और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। इसको हम एक पॉइंट वाइज ना लेकर के एक तरह से देखेंगे। औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने के बाद विकास हुआ, चीज़ें जो आवश्यकताएं थी वो बदलने लगी। तो जब विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उस विकास को संगठित रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। सरकार के कार्य बढ़ जाते हैं, उन बढ़े हुए कार्यों को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता हुई। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, उस वजह से पूंजीवाद आया। पूंजीवाद आएगा तो एक कुशल सरकार की ज़रूरत होगी। एक कुशल सरकार की ज़रूरत होगी तो नौकरशाही यानी लोक सेवकों की भी आवश्यकता होगी, जो ट्रेंड हों, जो प्रोफेशनल्स हों। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से जनता की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। और सरकार लोकतंत्र में तो खास तौर से जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो सरकार को एक ऐसे स्थायी तंत्र की ज़रूरत है जो उसकी नीतियों को उसी रूप में क्रियान्वित कर सके। जटिल प्रशासनिक समस्याएं भी हैं जहाँ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है जो ट्रेंड हों, स्किल्ड हों। तो इसीलिए नौकरशाही का जन्म हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्निकल एडवांसमेंट्स होने की वजह से भी ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी जो उस कार्य को कुशलता से करें। जैसे आप देखें आईटी सेक्टर में उसका जो यूसेज है हर सेक्टर में, ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो उसका कितना प्रयोग हो रहा है। तो इस वजह से भी एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पड़ी जो ट्रेंड, स्किल्ड हो, प्रोफेशनल हो, जिस स्पेशलाइजेशन हो जिसके पास। तो नौकरशाही के उदय के ये सब कारण रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे शासन और नौकरशाही में क्या अंतर है, यानी गवर्नमेंट या कार्यपालिका सरकार, उसमें और नौकरशाही में क्या डिफरेंस है। तो आप देखते हैं शासन क्या है। शासन एक राजनीतिक कार्यपालिका है जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। यहाँ क्या, नौकरशाही एक स्थायी व्यवस्था है जिसे शासन द्वारा पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार नियुक्ति दी जाती है। यानी शासन जो है वो इलेक्टेड होता है, चुना हुआ होता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह की प्रणाली प्रचलित है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से। नौकरशाही
एक विधि के अनुसार जो शासन ने निर्धारित की है एक तरीका, कोई प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो नियुक्ति दी जाती है, यानी वो इलेक्ट नहीं होते, वो सिलेक्ट होते हैं। नौकरशाही लोक सेवक जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। शासन नीतियों के निर्माण से संबंधित है और क्रियान्वयन के लिए निर्देश देता है। लेकिन नौकरशाही क्या करती है? उन निर्देशों की पालना करती है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। हाँ, लेकिन अब जैसे नौकरशाही का स्वरूप बदल गया है, तो वो बहुत सारे मामलों में नीति निर्माण के क्षेत्र में भी आ गई है। तो शासन और नौकरशाही में एक और बड़ा अंतर क्या आता है? शासन जो है वो जनता द्वारा चुना हुआ है, प्रत्यक्ष है, तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। लेकिन नौकरशाही जो है उस वो जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता, तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं होती, शासन के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। यानी शासन का कंट्रोल होता है नौकरशाही पर, ब्यूरोक्रेसी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ताकि वो अपने कार्य को उसी रूप में निष्पादित कर सके जिसके लिए उनका सिलेक्शन किया गया है। तो ये एक बेसिक अंतर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शासन जो है वो अस्थायी होता है एक तरीके से, कि हर एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और फिर दूसरी सरकार आती है या वही सरकार आती है, लेकिन फिर भी एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। लेकिन नौकरशाही क्या है? ये एक स्थायी तंत्र है, इसीलिए इसे स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। इसका चुनाव नहीं होता, ये चुने जाते हैं एक निश्चित अवधि के लिए। हर देश में अलग अलग है, मान लीजिए 60 वर्ष रिटायरमेंट है या 65 वर्ष रिटायरमेंट है, लेकिन एक रिटायरमेंट एज होती है, इसीलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं? मैक्स वेबर के अनुसार स्थायी प्रकृति, जो अभी हमने डिस्कस किया, पद सोपानात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी आप संगठन देखेंगे किसी भी प्रकार का, वहाँ पद सोपान पाया जाता है। पद सोपान यानी पदों का सोपान, पदों की एक सीढ़ी पाई जाती है, टॉप से बॉटम तक एक हायरार्की होती है। नियम निर्देशिता, नौकरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी, वो नियमों पर चलती है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसके आधार पर उन्हें कार्य करना होता है। ये रूल रेगुलेशन बनाता कौन है? देश की सरकार बनाती है, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बनाती है। योग्यता के आधार पर चयन, एक निश्चित योग्यता होती है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी तरह की, हम सिर्फ प्रशासनिक इन सेवाओं की बात नहीं करते कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं या फिर राज्य सेवाएं हैं, सभी सेवाओं की बात चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो। जो भी एक पूरा तंत्र है अलग अलग क्षेत्रों में मानव जीवन से जुड़े हुए, उस पूरे क्षेत्र की बात चलती है। नौकरशाही जो है वो योग्यता के आधार पर चयनित होकर आती है, यानी एक प्रतियोगी परीक्षा है या जो भी विधि द्वारा निर्धारित माध्यम है उसके द्वारा नौकरशाही में लोगों का चयन होता है योग्यता के आधार पर, यानी मेरिट बेस्ड है ये। इसे आप ऐसे नहीं कि किसी तरह के पक्षपात के रूप में सिलेक्शन होता है, नहीं। उनका कार्यकाल सुरक्षित होता है, निर्धारित वेतन होता है, निष्पक्ष कार्य संचालन करते हैं वो, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए। निष्पक्षता, जो कि अभी डिस्कस हुआ, यानी कि नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उस वो किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकती। उन्हें नीतियों का जो बनाई गई हैं योजनाएं, उनका निष्पक्ष होकर निष्पादन करना होता है। राजनीतिक तटस्थता, न्यूट्रल होती है वो पॉलिटिकली, किसी भी पार्टी की सरकार हो अगर, उन नौकरशाही पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार कौन सी पार्टी की है, कौन सा राजनीतिक दल है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स हैं वो, उनको किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता सिवाय मताधिकार के। वो अपना मत डाल सकते हैं लेकिन पब्लिकली अपना राजनीतिक पक्ष नहीं रख सकते। अव्यक्तिकता यानी इम्पर्सनल होते हैं, यानी वो जो कार्य करते हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करते, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं अपने कार्यों का निष्पादन। लाल फीताशाही, जो कि एक बड़ी डिमेरिट के रूप में यानी अवगुण के रूप में भी देखा जाता है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है? आप लोगों ने जनरली देखा होगा, फाइल जो होती हैं सरकारी, उस पर एक लाल फीता बना होता है। तो इसीलिए ये व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया कि लाल फीताशाही, यानी कि किसी भी फाइल को ऐसा समझा जाता है सरकारी क्षेत्र में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाने में समय लगता है, यानी काम में देरी होती है सरकारी, ऐसा माना जाता है। तो इसे व्यंग्यात्मक रूप से लाल फीताशाही कहा गया, जो नौकरशाही में काफ़ी पाई जाती है। तो ये मैक्स वेबर के अनुसार, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान रहे इस क्षेत्र में, उनके अनुसार
ये उनकी विशेषताएं थी। जर्मन के समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने ये माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक व्यवस्थित अध्ययन किया था सर्वप्रथम। तो उन्होंने यहाँ पर आप ये बात जानने योग्य है, उन्होंने सत्ता के 3 रूप भी बताए थे। जो अथॉरिटी है वो 3 तरह की होती है, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल। यानी कि पारंपरिक प्राधिकार होता है, करिश्माई प्राधिकार होता है और कानूनी तार्किक प्राधिकार होता है। यानी जो नौकरशाही में अधिकार प्राप्त होते हैं वो 3 तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। पहला तो पारंपरिक होता है, यानी प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित आस्था और उनके तहत कोई अधिकार प्राप्त हुआ तो वो पारंपरिक अधिकारों में आता है। यानी कि ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसमें कहीं चयन प्रणाली है ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा चमत्कारिक होता है, यानी जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यानी किसी व्यक्ति में ऐसी विलक्षण प्रतिभा है, नायकवादिता है और कुछ ऐसे मतलब चारित्रिक गुण हैं या मानक प्रकार हैं, तो उस आधार पर उसे वो जो अथॉरिटी है वो प्रदान कर दी जाती है। जैसे आप देखते हैं बहुत तरह के नेता या गुरु अगर बन जाते हैं तो वो एक अथॉरिटी का प्रकार बताया मैक्स वेबर ने। फिर आता है कानूनी तार्किक प्राधिकार, यानी कि वैध तार्किक जिसे कहा जाता है, लीगल रैशनल। ये मानक नियमों के प्रकार की विधि संगतता और ऐसे नियमों के तहत निर्देश देने का प्राधिकार है। यानी कि ये लीगल रैशनल है, लीगली ये अथॉरिटी दी जाती है। इसे एक आदर्श प्रकार भी माना है मैक्स वेबर ने कि ये जो अथॉरिटी है ये कार्यों के निष्पादन के लिए सबसे सही है, यानी कानून का शासन है। ऐसी जो अथॉरिटी है वो विधि द्वारा दी जाती है एक व्यवस्थित तरीके से। इसमें सदस्य का एकमात्र काम क्या होता है, कोई भी अगर अथॉरिटी को यूज़ करता है, सिर्फ कानून की पालना करना। तो ये 3 प्रकार बताए, परंपरागत, चमत्कारिक और वैध तार्किक। हम मैक्स वेबर के जो नौकरशाही के ऊपर उसके व्यूज़ हैं उसे हम डिटेल में एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की भूमिका यानी नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ नौकरशाही करती है, क्योंकि अगर ये प्रशासनिक जो तंत्र है, सारा समूह है, ये किस लिए बनाया जाता है, सरकार की जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि जो जनता का परिचय होता है वो सबसे पहले इन्हीं अधिकारी तंत्रों से होता है। दूसरा था योजना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी वैसे इनका प्राथमिक कार्य निष्पादन का है, लेकिन योजना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बहुत सी योजनाओं को लागू करने के लिए सब प्लान्स बनानी पड़ती हैं। उनको निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच का जो अंतर है वो समझना होता है। इसीलिए योजना के निर्माण के क्षेत्र में कई बार स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नौकरशाही। फिर है नियमों की व्याख्या, यानी जो रूल्स बने हैं, आज अगर प्रदत्त विधायन है जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्यवस्थापिका ने दिया कार्यपालिका को और वो इसके तहत कोई नियम कानून बनाती है, तो उसकी व्याख्या या उसको व्यापक रूप कौन देता है, नौकरशाही। फिर आता है विधेयकों का प्रारूप निर्माण, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स। वैसे व्यवस्थापिका का कार्य है नीतियों निर्माण का। बिल्स पास होते हैं व्यवस्थापिका में और उनको सदन के पटल पर रखा जाता है कार्यपालिका द्वारा, और कार्यपालिका में मंत्री होते हैं और मंत्री सचिव के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और जो ये सचिव के नीचे तक का तंत्र है यही नौकरशाही है। तो मूल रूप से विधेयकों का जो प्रारूप निर्माण है वो नौकरशाही के हाथों में बहुत हद तक होता है। फिर है सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक के रूप में इन्हें सोशल चेंज का एजेंट भी समझा जाता है, क्योंकि जैसे आप देखें प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं बी डॉनहम, उन्होंने कहा है यदि हमारी सभ्यता का अंत हुआ तो इसके लिए प्रशासन की असफलता मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी। यानी प्रशासन कुशल होना, प्रशासन अगर चेंज को समझे कि क्या चेंज आया है और उसे जनता तक लेके जाए तो ही सभ्यता सफल रह सकती है।
अब आप इसे वर्तमान परिदृश्य में भी देखें, अगर कोरोना जैसी समस्या आई तो प्रशासन को उसके लिए तैयार होना पड़ा, तभी वो जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगी। फिर आता है प्रशासकीय न्यायाधिकरण का संचालन। वर्तमान समय में क्या है, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना हुई है। यानी अगर ब्यूरोक्रेसी में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई सेवा से संबंधित कोई विधान या विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए एक अलग प्रशासकीय न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई है। इसमें ऐसे विवादों को मतलब सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकारों से इनको अलग किया गया है। वहाँ पर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये एक नवीन आयाम है नौकरशाही में, प्रशासकीय न्यायाधिकरण। अधीनस्थ कार्मिकों पर नियंत्रण। अब नौकरशाही उच्च अधिकारियों का एक तंत्र है। ये सिर्फ राजनेताओं के परामर्शदाता ही नहीं होते बल्कि जो अधीनस्थ इकाइयां हैं और उनमें कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर ये नियंत्रण भी रखते हैं, ताकि नीतियों का क्रियान्वयन जो होता है मुख्यालय से लेकर उस विभाग के निम्न स्तर तक जो कर्मचारी हैं उनकी कुशलता, योग्यता, दक्षता इनके साथ किया जा सके। तो उस तंत्र पर ये नियंत्रण भी रखते हैं। तो ये थी नौकरशाही की भूमिका। तो आपने एक संक्षिप्त रूप में देखा कि नौकरशाही क्या है, अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी भूमिका क्या है। आगे हम अगले वीडियो में इसी से आगे करेंगे नौकरशाही के बारे में और डिटेल में मैक्स वेबर के विचारों के समेत। थैंक यू।